वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम RSA का लेक्चर नंबर 15 का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 15 पार्ट 3। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम अपनी मशीन को किस तरह NTP सर्वर किस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं NTP सर्वर को। इसके अलावा हमने उससे पहले पिछले लेक्चर के अंदर देखा था, पार्ट 1 के अंदर, हम क्रॉन जॉब्स क्या होती हैं और हम किस तरह अपनी मशीन को ऑटोमेट कर सकते हैं क्रॉन जॉब्स के थ्रू। आज हम देखेंगे ऐड जॉब्स क्या होती हैं उसके। तो स्टार्ट करते हैं ऐड जॉब्स। To schedule a one-time job for a specific time with the add utility do the following। अच्छा, क्रॉन जॉब के अंदर ये होता था कि जो भी हमने जॉब लिखी होती थी वो रिकर्सिवली एग्जीक्यूट होती थी, यानी आज हुई है तो फिर अगर मंडे को की है तो हर मंडे को एग्जीक्यूट होगी। तो ऐड जॉब्स के अंदर क्या, अगर सिर्फ मंडे को एग्जीक्यूट हुई है तो नेक्स्ट मंडे को वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, सिर्फ वन टाइम वो एग्जीक्यूट होगी। On the command line, type the command at time where time is the time when the command is to be execute। कि जब भी हमने एग्जीक्यूट करनी है तो जो इस टाइम मशीन का टाइम होगा उस टाइम के लिहाज से वो जो एग्जीक्यूट हो जाएगी। द टाइम आर्गूमेंट कैन बी डिफाइंड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। कि जो टाइम के आर्गूमेंट्स हैं उनको हम डिफरेंट फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। पहला है हमारे पास आवर्स minutes, specify the exact hours and minute. For example, 04:00 specified 4 AM, midnight specifies 12 AM, non specified 12 PM, tea time specified 4 PM। उसके अलावा उसके आगे है मंथ डे ईयर फॉर्मेट। अच्छा, month day year format. For example, January 15 2012 specify the 15th day of the January in the year of 2012। the year value is optional। उसके बाद है उसका दूसरा फॉर्मेट है मंथ डे ईयर्स या मंथ डॉट डे डॉट ईयर्स फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल 01/15/12 for the 15th day of the January in that year 2012। now plus time where time is defined as the integer and the value type for minutes or days and weeks। for example, now plus days specified that the command will be executed at the same time 5 days from now। अगर मैं ऐड जॉब के अंदर now plus टाइम मिनट्स आर डे या वीक दे दूँ तो उसका मतलब ये है जितने दिन मैं दूंगा उस टाइम पे उतने दिन बाद वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ 15 बजे ऐड 15 पर प्लस 5 डेज, तो मेरे पास जो होगा 5 दिन बाद 3 बजे ये मेरे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी कमांड। ऐड 15 ऐड अगस्त 2017 ऐड 15 में अगर हम ये कमांड देंगे तो उसका सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले हमें ऐड कमांड को किस तरह डिफाइन करना है, ऐड जॉब्स को किस तरह एग्जीक्यूट करना है। उसका सिंटैक्स ये है कि सबसे पहले ऐड कमांड, उसके बाद टाइम, या डेट, टाइम और डेट दोनों भी हम दे सकते हैं। उसके बाद एंटर के बाद हमारे पास नेक्स्ट उसका ऐड का टर्म कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम अपनी कोई भी स्क्रिप्ट जो हमने लिखी हुई स्क्रिप्ट है या कोई एग्जीक्यूटेबल कमांड है या कोई फाइल है, जो भी एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं या कोई सर्विस है, कुछ भी उसको उधर एंटर करेंगे, स्क्रिप्ट का पाथ देकर प्रॉपर, उसके बाद इसको एंटर कर देंगे तो एक कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद अगर दूसरी कमांड भी चलानी है इसी टाइम और डेट पर तो हम यहाँ पर सेकंड कमांड दे देंगे।
अगर कोई थर्ड कमांड चलानी है वो इसी तरह हम एंटर करते देते जाएंगे। जब इस टर्मिनल से इस कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर निकलने के लिए कंट्रोल डी हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस कमांड प्रॉम्प्ट से हमारे पास वो सेशन हमारे पास बाहर आ जाएगा। लिस्ट पेंडिंग जॉब्स विद द ATQ कमांड, कि अगर हमें जॉब्स देखनी है कौन कौन सी हमारे पास रनिंग में है या पेंडिंग स्टेट के अंदर है, वो हमारे पास आ जाएंगी ATQ के अंदर। टी कमांड से हम चेक कर सकते हैं। अगर कोई हम रन द ATRM कमांड स्पेसिफाई द जॉब्स बाय इट्स नंबर, अगर मैंने कोई कमांड कोई जॉब्स रिमूव करनी है 80 की कमांड 80 जॉब्स में से, तो मैं ATRM की कमांड चलाऊंगा और आगे उसको जॉब्स का नंबर दे दूंगा, जो उसका नंबर है स्पेसिफाई नंबर जो उसका है वो मैं दे दूंगा, तो ये मेरे पास जॉब वो डिलीट हो जाएगी। तो हम देखते हैं ऐड जॉब्स किस तरह हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक टर्मिनल है। लास्ट टाइम हमने क्रोन जॉब्स देखी थी, तो क्रोन टैब -L करके देखते हैं। तो हमारे पास एक कमांड हमने लास्ट टाइम याद है जब हमने मेल भेजी थी रूट यूज़र को, जब जब ये स्क्रिप्ट चले तो हमारे पास ईमेल आ जाए किसको, रूट यूज़र को। तो अब हम यूज़ करते हैं ऐड जॉब। सबसे पहले मैं अपनी मशीन का टाइम देख लेता हूँ। मेरी मशीन का टाइम क्या है? मेरी मशीन का टाइम है 1:24 हो रहे हैं। 10 जुलाई है, डेट है, और डे जो है वो मेरे पास ट्यूसडे है। तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, ऐड 1:24 हो रहे हैं, तो मैं 1:26 पर मैं एंटर करता हूँ। अब मुझसे पूछ रहा है कि अब AT का कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। इस कमांड प्रॉम्प्ट में मैं जो जो कमांड दूंगा वो 1:26 पर एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कमांड देता हूँ LS, ठीक है, कोई भी कमांड देता हूँ, LS की देता हूँ, टाइम डेट CTL दे देता हूँ। इसके अलावा चलो ये दो कमांडें बहुत हैं, तो मैं इसको कंट्रोल D करता हूँ। तो ये मेरे पास एक जॉब मेरे पास क्रिएट होगी। कब होगी? एक ऐड की जॉब मेरे पास क्रिएट होगी है 1:26 पर। इसको मैं देखना चाहता हूँ तो ATQ, तो ये मेरे पास एक जॉब्स आ रही है, ठीक है। इसका जो नंबर है वो 2 है। इधर असल में नंबर 1 आना चाहिए था, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस पर प्रैक्टिस की थी इससे पहले, तो यहाँ पे इसलिए इसका नंबर 1 आ रहा है, नंबर 2 आ रहा था। जब आप फर्स्ट टाइम ये चलाएंगे तो यहाँ पे इसका नंबर 1 आ जाएगा। इसी तरह मैं एक जॉब और क्रिएट कर लेता हूँ 1:28 पर, इसको बल्कि 27 पे कर लेते हैं। तो सबसे यहाँ पर हम कोई कमांड देता हूँ, हम वहाँ पे लास्ट हमने जो स्क्रिप्ट देखे थे तो हम चेक कर लेते हैं जो हमारे पास हमने स्क्रिप्ट रखे थे वो कहाँ कहाँ पे हमारे पास पड़े हुए हैं। तो मेरे पास यहाँ पे इसको स्क्रिप्ट पड़े थे, स्क्रिप्ट 1, स्क्रिप्ट 2, तो मैं स्क्रिप्ट 1 को चला लेता हूँ। SH रूट स्क्रिप्ट 1, SH रूट स्क्रिप्ट 2, इसको भी मैं सेव कर देता हूँ, कंट्रोल D। ये मेरे पास टाइम 2 कमांड्स हो गई हैं, 3 होगी, ठीक है। उसकी वजह की 1:26 हमने दी थी तो 1:27 हो गए हैं, तो वो एग्जीक्यूट मेरे टाइम ये ख़त्म हो गया। एक टाइम तो ऊपर चला गया, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। ATQ कोई हमारे पास टाइम कमांड जॉब्स क्यू में नहीं लगी हुई, तो पेंडिंग नहीं है, तो मैं दोबारा जॉब क्रिएट करता हूँ। तो सबसे पहले हम टाइम देख लेते हैं। तो मेरे पास 1:27 हो रहे हैं, तो मैं 1:30 पर एक कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ। इसको पहले LS कर लेते हैं, इसके बाद टाइम डेट CTL, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर टर्मिनल रखते हैं ताकि हमारे पास ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाए। तो उतनी देर तक हम एक और स्क्रिप्ट लिख लेते हैं 1:32 पर, और
sh रूट स्क्रिप्ट 1, तो इसको मैं एक ही रहने देता हूँ। तो मैं क्यू जॉब्स देख लेता हूँ कौन कौन सी मेरे पास पेंडिंग है। 4 और 5 पेंडिंग है मेरे पास। एक 30 पर मेरे पास एग्जीक्यूट होगी और एक मेरे पास एक 32 पर एग्जीक्यूट होगी 10 जुलाई ट्यूसडे को। अब हम जॉब्स एक और क्रिएट कर लेते हैं 1:35 पर जुलाई 15 जुलाई को 1:35 पर मेरे पास जॉब एग्जीक्यूट होगी। तो इसमें मैं जॉब्स में लिख देता हूँ स्क्रिप्ट 2। तो 80 क्यू करके देखता हूँ तो मेरे पास 6 नंबर पर जो जॉब्स है वो कब हो रही है, 15 जुलाई यानी संडे वाले दिन 1:35 पर वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, मैं दोबारा चेक करता हूँ तो हमारे पास इसी तरह जॉब्स आ रही हैं 4, 5, 6 नंबर पर। तो टाइम देख लेते हैं, टाइम क्या हुआ है अभी हमारी मशीन का 1:28 हुए हैं। तो मैं सेट करता हूँ 80 + 6 डेज, 89 + 6 डेज के अब से 6 दिनों बाद ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाए। ये जो स्क्रिप्ट है या जो कमांड है, ये जॉब्स है जो मेरी, ये एग्जीक्यूट हो जाए अब से 6 दिनों के बाद ठीक 1:29 पर। ये मेरे पास 1:29 हो रहे हैं। 6 दिन बाद 1:29 पर ये मेरे पास जॉब एग्जीक्यूट हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ sh रूट स्क्रिप्ट 3। तो उसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब मैं 80 क्यू करता हूँ तो ये मेरे पास 4, 5, 6, 7 पर जॉब्स आ गई। अब हमारे पास जॉब जो थी वो 1:30 पर एग्जीक्यूट होनी थी, तो वो हम देख लेते हैं एग्जीक्यूट वाली। थोड़ा सा वेट करते हैं, 1:29 हो गए हैं। ये मेरे पास 1:30 पर एग्जीक्यूट होगी। इसकी आउटपुट इसलिए नहीं आई क्योंकि इसने डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो इसकी आउटपुट थी वो जिस तरह बाय ईमेल उसने भेज दी यूज़र को, रूट यूज़र को। तो इसकी आउटपुट देखने के लिए हमें सेम उसी तरह इसको रीडायरेक्ट करवाना पड़ेगा किसी फाइल के अंदर, ताकि हमारे पास इसकी आउटपुट भी हमारे पास टर्मिनल के ऊपर या किसी फाइल के अंदर इसकी आउटपुट शो होती रहे। ये हमारे पास जॉब्स थी सारी 80 क्योंकि अब हम देखते हैं नेक्स्ट, controlling access to 80. You can restrict access at the add and batch command for the specific users. To do this, put username into the etc add.allow or etc add.deny according to these rules. लास्ट लेक्चर्स में याद है कि हमने पढ़ा था क्रॉन जॉब्स के अंदर कि हम किसी यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि ये यूज़र क्रॉन जॉब लिख सके और ये यूज़र क्रॉन जॉब ना लिख सके। तो उसके लिए कमांड्स थी, उसके लिए फाइल्स थी etc के अंदर cron.allow और etc के अंदर cron.deny। सेम कॉन्सेप्ट यही है add.allow और add.deny का। add.allow के अंदर हम जिस यूज़र को का नाम लिख देंगे वो जो उस यूज़र को ऐड जॉब अलाउ होगी, अदरवाइज उसके अलावा जितने भी यूज़र्स होंगे सबको डिनाई होगी। तो जो डिनाई फाइल है, ऐड और डिनाई की जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाएगी। सेम इसी तरह अगर ऐड और डिनाई के अंदर मैं जिस यूज़र का नाम लिखता हूँ उस यूज़र को वो जॉब डिनाई होगी, ऐड जॉब डिनाई होगी। इसके अलावा जितने भी यूज़र होंगे सबको अलाउ होगी और ऐड डॉट अलाउ की जो फाइल होगी वो इग्नोर हो जाएगी। बोथ एक्सेस कंट्रोल फाइल use the same format, one username on each line, no white space is permitted in neither file. If the add.allow file exists, only user listed in the file are allowed to use add and the add.deny file is ignore. वही अभी मैंने आपको बताया कि अगर add.allow फाइल के अंदर मैं यूज़र की लिस्ट ऐड कर देता हूँ तो जो add.deny की फाइल होगी वो इग्नोर हो जाएगी। इफ़ add.allow does not exist, user listed in add.deny are not allowed to use add. अगर add.allow की फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो add.deny की फाइल है उसके अंदर हम यूज़र को नाम लिख देंगे तो वो यूज़र
जो जो होंगे वो सारे डिनाई हो जाएंगे। उसके अलावा जितने यूज़र होंगे वो सारे के सारे इस ऐड जॉब को एक्सेस कर पाएंगे। द रूट यूज़र इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सेस कंट्रोल फाइल एंड ऑलवेज एग्जीक्यूट एट द एट एंड बैश कमांड्स। जो रूट यूज़र होगा वो किसी उसके ऊपर किसी किस्म की कोई पॉलिसी, कोई एक्सेस लिस्ट इफेक्ट नहीं करेगी, जिसकी वजह से वो हर कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता है, ऐड कमांड्स को भी और बैच कमांड्स को भी। लास्ट लेक्चर में हमने यूज़ टाइम सर्विसेज भी को देखा था कि कौन कौन सी टाइम सर्विसेज होती हैं, किस तरह हम अपनी मशीन को टाइम सेट कर सकते हैं, डेट कमांड के थ्रू, HW क्लॉक के थ्रू और डे टाइम CTL के थ्रू। तो लास्ट और हम देख लेते हैं, फाइल्स देख लेते हैं। ETC के अंदर ऐड डॉट डिनाई की जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल होती है वो ऐड डॉट डिनाई होती है, ऐड डॉट अलाउ की फाइल नहीं होती। तो ऐड डॉट डिनाई के अंदर मैं जिस यूज़र का नाम लिखूंगा वो डिनाई हो जाएगा। हसन का नाम लिख देता हूँ, तो स्विच कर देता हूँ हसन यूज़र को। तो यहाँ पर ऐड मैं लिखता हूँ 1:35। जब एंटर करता हूँ यू डू नॉट हैव परमिशन टू यूज़ ऐड, हसन यूज़र को परमिशन ही नहीं है क्योंकि इसका जो फाइल नेम है वो ऐड डॉट डिनाई फाइल के अंदर है। तो मैं यहाँ से यूज़र को एग्जिट करता हूँ और दोबारा रूट यूज़र के ऊपर आता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ कौन कौन सी मेरे पास कमांड इस टाइम पेंडिंग पे है। जॉब्स पेंडिंग पर 6 नंबर की जॉब्स पेंडिंग पर है और 7 नंबर की जॉब पेंडिंग पर। मैं चाहता हूँ कि 7 नंबर वाली जो जॉब है वो डिलीट हो जाए। तो ATRM आगे जॉब का नाम, कौन सी जॉब मैंने डिलीट करनी है, तो ये मेरे पर डिलीट होगी। तो मैं अब दोबारा चेक करता हूँ, मेरे पास सिर्फ पेंडिंग में 6 नंबर की जॉब है। 80 हेल्प करके देख लेते हैं उसके साथ और कौन कौन सी हैं। 80Q है, 80 है और 80RM। तो 80RM चलाता हूँ मैं, 6 जॉब पर 6 नंबर वाली जॉब भी मेरे पर डिलीट होगी। अब मैं देखता हूँ मेरे पास कोई पेंडिंग जॉब पड़ी है कि नहीं पड़ी। इस टाइम मेरे पास कोई भी जॉब पेंडिंग पे नहीं पड़ी हुई। तो ठीक है, ये था सारा ऐड जो हमने देखा था। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था क्रॉन जॉब देखी थी, टाइम सर्विसेज देखी थी, NTP सर्वर देखा था, और आज हमने ऐड जॉब देखी है। ऐड जॉब के साथ साथ हमने देखते हैं कि नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल देख लेते हैं, NTP सर्वर क्या होता है, कि उसको किस तरह कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो इसका NTP सर्वर का थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, क्रोनी रह गया था। क्रोनी हम देखेंगे जब हम NTP का प्रॉपर चैप्टर पढ़ेंगे NTP का, उसमें हम साथ NTP भी कन्फिगर करेंगे, साथ क्रोनी भी कन्फिगर करेंगे। तो उसके लिए मैं अपनी 2 मशीन्स रेडी कर लूँगा, एक एज अ क्लाइंट यूज़ करेंगे और एक एज अ सर्वर यूज़ करेंगे। अब हम बूट लोडर पढ़ते हैं। बूट लोडर क्या है? grep2 इज़ अ न्यू लिनक्स बूट लोडर। लास्ट लेक्चर्स जितने हमारे पास थे सीरीज़ रेड हैट की 6, 5, उसके अंदर जो बूट लोडर था उसका नाम grep था। अब जो है हमारे पास 7 के अंदर जो बूट लोडर का नाम है वो grep2 है। grep2 इज़ द न्यू लिनक्स बूट लोडर। grep2 स्टैंड्स फॉर ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर वर्जन 2। grep2 के अंदर कौन कौन से फीचर उन्होंने ऐड किए थे, प्रोवाइड किए थे? एबिलिटी टू बूट ऑन प्रीवियस फाइल सिस्टम, XFS, वेरियस फाइल सिस्टम, XFS, ext4, NTFS, HFS प्लस, ये हमारे पास क्लस्टरिंग के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा रेड है और ETC एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। जो पिछले ग्रब के वर्जन थे वो हमारे पास से सपोर्ट करते थे ext4 को, ext3 को, ext2 को। तो इसके अंदर अब XFS की सपोर्ट नहीं थी। इसके अलावा रेड की सपोर्ट थी, HFS प्लस की सपोर्ट नहीं थी। इसके अलावा NTFS की सपोर्ट नहीं थी। तो 7 के अंदर इन्होंने ये सारी फीचर एबिलिटी दे दी। उसके बाद gzip फाइल कंप्रेस ऑन द फ्लाई,
मैनेजमेंट ऑन द ऑल डिस्क जियोमेट्रिकली के इस जितनी भी हमारे पास हार्ड जो डिस्क थी उसको जियोमेट्रिक लेवल पर मैनेजमेंट उसको मैनेज किया गया। सपोर्ट फॉर जीपीटी गाइडेड पार्टीशन टेबल और एमबीआर मास्टर बूट रिकॉर्ड। जो पहले ग्रप थे उसके अंदर जो ग्रप था 6 के अंदर 5 के अंदर उसके अंदर सिर्फ एमबीआर की सपोर्ट थी मास्टर बूट रिकॉर्ड की। अब ग्रप 2 के वर्जन के अंदर ग्रप 2 के अंदर उन्होंने जीपीटी की सपोर्ट भी दी गाइडेड पार्टीशन टेबल्स प्रोबेबिलिटी विद डिफरेंट आर्किटेक्चर्स बायोस ईएफआई कोर बोर्ड और ईटीसी। जो ग्रप था 6 के अंदर 5 के अंदर उसमें सिर्फ जो सपोर्ट थी आर्किटेक्चर की वो सिर्फ बायोस की सपोर्ट थी, ईएफआई की सपोर्ट नहीं थी, कोर बोर्ड की सपोर्ट नहीं थी। अब इन्होंने ग्रप 2 के अंदर बायोस ईएफआई कोर बोर्ड की सपोर्ट भी दे दी। एबिलिटी टू लोड मॉड्यूल्स एंड एग्जीक्यूशन टाइम के जब जब मशीन एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास जो मॉड्यूल होंगे उसके लोड मॉड्यूल उसकी जो उससे रिलेटेड जो मॉड्यूल होंगे वो लोड हो जाएंगे ग्रप 2 के अंदर। ग्रप टू कॉन्फ़िगरेशन इज स्प्रेड ओवर सेवरल फाइल्स। जो हमारे पास 6 के अंदर 5 के अंदर जो हमारे पास ग्रप की फाइल होती थी उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती थी वो /boot/grub/graph.cfg यानी 2 यहाँ पे नहीं होता था। तो अब ग्रप 2 के अंदर जो उसकी डिफरेंट फाइल्स थी वो हमारे पास जो ग्रप 2 के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल थे वो डिफरेंट पाथ के ऊपर रखी गई हैं। तो पहला जो कॉन्फ़िगरेशन का पाथ है जो हमारे पास वो है /boot/grub2/grub.cfg। द फाइल contains the final grub2 configuration, do not edit it directly। ये मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है grub2 की जिसको हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, डायरेक्ट उसको एग्जीक्यूट कह रहे हैं उसको डायरेक्ट एडिट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। etc grub2.cfg इसका जो सिंबॉलिक लिंक बना हुआ है वो किसके साथ बना हुआ है, बूट grub2 grub.file के साथ। etc default-grub ये जो फाइल है इसको हम इजीली एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका जो हमारे पास सिंबॉलिक लिंक बना हुआ है किसके साथ बना हुआ है, /etc sysconfig और grub के साथ। इसके अलावा जो हमारे पास लास्ट है वो /etc grub.d के अंदर जो सारी डायरेक्टरीज हैं इस डायरेक्टरी के अंदर क्या कुछ पड़ा हमारे पास, दिस डायरेक्टरी कंटेन्स ऑल द इंडिविजुअल फाइल्स इंटरनली यूज्ड बाय grub2। इस डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल्स पड़ी हैं वो सारी की सारी grub2 उसको यूज़ कर सकते हैं इंटरनली। अब हम देखते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका वर्जन ग्रब का। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ बूट grub2 जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें क्या grub.cfg। तो इसको ओपन करता हूँ grub.cfg। ये मेरे पास मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसको इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास दूसरी फाइल होती है etc के अंदर grub.d के अंदर। ये मेरे पास जो grub.d के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी लिनक्स grub2 के लिए यानी grub2 की इंडिविजुअल फाइल है जिसको वो रीड कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। सारी की सारी उसकी इंडिविजुअल फाइल्स पड़ी हुई हैं, हेडर की, यूज़र की, लिनक्स जेन की, ओएस प्रोबर की, ये सारी की सारी उसकी ग्रब की फाइल्स हैं जो grub2 इसको यूज़ करता है। इसके अलावा इसमें देखते हैं विम etc डिफ़ॉल्ट के अंदर हमारे पास ग्रब की फाइल पड़ी हुई है। etc डिफ़ॉल्ट के अंदर ग्रब की फाइल है जो हमारे पास इजीली एग्जीक्यूटेबल, इजीली एडिट होती है, मॉडिफाई हम इसको कर सकते हैं, इजीली इसको एडिट कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसका जो सिंबॉलिक लिंक बना होता है मैं इसका सिंबॉलिक लिंक दिखा देता हूँ। अच्छा, इस फाइल को ओपन करते हैं ग्रब की फाइल को।
ये हमारे पास ग्रब की फाइल है। सबसे पहले वो क्या कहता है, ग्रब टाइम आउट इज इक्वल टू 5। जब हम शुरू में स्टार्ट करते हैं मशीन को तो हमारे पास काउंटडाउन शुरू हो रहा है 5 3 5 4 3 2 1, ये वहाँ पे टाइम आउट है। ये टाइम आउट आप चेंज भी कर सकते हैं, 5 की जगह 15 कर दो इसको, ठीक है। इसके अलावा ये इसका रिलीज़ है, ETC सिस्टम डायरेक्ट रिलीज। इसका जो ग्रब लोडर है, इसकी ग्रब की जो डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सी है, क्या मोड क्या है, वो हमारे पास हम देख लेते हैं। सिस्टम डैश रिलीज के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। कैट ETC सिस्टम डैश रिलीज। सिस्टम डैश रिलीज में क्या, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स सर्वर रिलीज 7.2, ये सारी इन्फॉर्मेशन उठा के यहाँ पे हमारे पास शो करवाता है। उसके बाद इसका ग्रब डिफ़ॉल्ट सेव है, डिसेबल सब मेन्यू इसका ट्रू है। टर्मिनल आउटपुट, इसकी जो आउटपुट होगी कहाँ पे आएगी, इसकी कंसोल के ऊपर आएगी। ग्रब CMD लाइन अंडरस्कोर लिनक्स, इसकी ये हमारे पास कुछ कर्नल के यहाँ पे ग्रब के कुछ पैरामीटर्स हैं वो जो हमें यहाँ पे शो करता है, जिस तरह क्रैश कर्नल इज इक्वल ऑटो rd.lvm.release, यानी ये हमारे पास वो बूट लोडर है, ये वो रूट की पार्टीशन है जिसके अंदर हमारे पास बूट लोडर इंस्टॉल हुआ है और ये बूट लोडर आगे यूज़ कर रहा है। सॉरी, ये वो पार्टीशन है जिसके अंदर हमारे पास ग्रब इंस्टॉल है, बूट लोडर इंस्टॉल है, और साथ साथ ये इसके अंदर जो स्वैप की इंफॉर्मेशन है वो सारी ग्रब के पास भी पड़ी हुई है। ग्रब डिसेबल इज इक्वल एंड ग्रब अंडरस्कोर डिसेबल अंडरस्कोर रिकवरी इज इक्वल टू ट्रू। इस फाइल को मैं सेव नहीं करता, इसको क्विट कर जाता हूँ ताकि हमारे पास जो टाइम आउट है वो 5 ही रहे, ठीक है। ये हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन थी ग्रब की। अब ग्रब को किस तरह मॉडिफाई करना है, किस तरह इसको चेंज करना है, तो उसका तरीकाकार मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। विम ETC ग्रब विम बूट grub.cfg। अच्छा, अब मॉडिफाई क्या करना है वो मैं आपको दिखा दी। वो जो हमने शुरू में देखा था टाइम आउट, जब ETC डिफ़ॉल्ट के अंदर ग्रब की जो फाइल थी उसको हमने देखा था, तो उसमें जो पहला पैरामीटर था वो टाइम आउट का था। वो टाइम आउट ये हमारे पास टाइम आउट है 5 वाला, तो हम इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रब का जो पासवर्ड लगा, हम ग्रब को पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। किस तरह सेट करेंगे वो हम देखेंगे इस RSCSA के टॉपिक के अंदर। ग्रब को पासवर्ड नहीं है, इसका एग्ज़ाम के अंदर सवाल नहीं आता इसका पासवर्ड किस तरह सेट किया जाता है। अब ये यहाँ पर ये जो चीज़ है वो ये बता रहा है कि रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स सर्वर 3. इसका जो कर्नल है, रेड हैट का जो कर्नल है इस टाइम वो कौन सा है, 3.10.3.327.el7.x86_64। आगे इसके कुछ अपने कर्नल्स के पैरामीटर्स हैं, वो क्या क्या यूज़ कर रहा है, क्या पार्टीशन यूज़ कर रहा है, XFS रूट HD0 MS-DOS01 MS-DOS1 सारे इसके कर्नल के पैरामीटर्स हैं। ये HD0 में वो है रूट HD0 हमारे पास पार्टीशन है जिसके अंदर ग्रब इंस्टॉल है। तो ये आगे इसकी क्लास है, रेड की क्लास GNU-Linux। तो अब हमारे पास एग्ज़ाम के अंदर सवाल क्या आता है कि ग्रब को बूट मॉडिफाई करो, तो मॉडिफाई का मतलब ये होता है कि वो हमारे पास जो सवाल है वो उसका मतलब ये मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि कर्नल का जो वर्जन है, ये जो 3.10.0-327 है, इसको अपग्रेड किया जाए। जब इसको अपग्रेड किया जाए तो वो जो मशीन है वो जब बूट हो तो नए कर्नल के वर्जन के साथ बूट हो, अपडेटेड वर्जन के साथ बूट हो, पुराने वर्जन के साथ बूट ना हो। तो हम इसको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने का तरीका ये है कि कर्नल का वर्जन अपग्रेड किया जाए। कर्नल का वर्जन अपग्रेड करने के लिए मैं कर्नल का वर्जन डाउनलोड करता हूँ इंटरनेट से। एग्ज़ाम के अंदर आपको बताया गया होगा कि कर्नल का वर्जन कहाँ से डाउनलोड करना है, उसका पूरा पाथ आपको दिया गया होगा।
तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कर्नल, ये मेरे पास कर्नल का वर्जन है, वो 3.10.0.327 था, ये -862 है। तो हम इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड साइज का क्या है, 46 MB का डाउनलोड है, तो उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, ये मेरे पास डाउनलोड है, तो यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, इसका सोर्स बाइंडर पैकेज इसका डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा अभी इसका। एग्ज़ाम के अंदर आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी बताया गया होगा कि इस रिपोजिटरी के ऊपर कर्नल का ये वर्जन पड़ा है, यहाँ से आप इंस्टॉल करो। अच्छा, इसके अलावा हम थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं कि जब तक डाउनलोड होता है। तो यहाँ पर हम मैथ देख लेते हैं। हमने लास्ट टाइम रिपोजिटरीज पढ़ी थी कि हम अपनी लोकल रिपोजिटरी किस तरह डाउनलोड कर, किस तरह उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और उस रिपोजिटरी के थ्रू किस तरह हम पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमने जब हमने पैकेज इंस्टॉलेशन देखी थी, उसमें हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। तो यूम रिपोजिटरी डॉट डी, सॉरी, इसमें मेरे पास थी लोकल रिपोजिटरी जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट की थी। ये लोकल रिपोजिटरी, ठीक है। इस रिपोजिटरी पे वो आपको जब बताएगा कि कर्नल का वर्जन कहाँ पड़ा हो, तो साहब वो रिपोजिटरी का यहाँ पे बेस यूआरएल दिया होगा। वो ये एफटीपी के थ्रू हो सकता है, उसने वेब के थ्रू दिया हो, एचटीटीपी के थ्रू। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर आकर लोकल जो हमने रिपोजिटरी बनाई होगी, उस रिपोजिटरी में आकर यहाँ पर हमने अपना यूआरएल चेंज करना है, और सेव को, फाइल को सेव करेंगे तो आपको डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगी उस यूआरएल के ऊपर। तो आप उस यूआरएल से डायरेक्ट इंस्टॉल करेंगे। अब यूम जिस तरह अभी मैं कर रहा था 16.201.253 था, ठीक है। यहाँ पे पड़ा हुआ, फ़र्ज़ करें मेरे पे यहाँ पे पड़ा हुआ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूम इंस्टॉल नहीं, यूम अपडेट कर्नल को मैं यहाँ पे करूँगा। तो जब एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा जो कर्नल का वर्जन होगा वो अपग्रेड हो जाएगा। तो मेरे पास वहाँ पे कोई रिपोजिटरी नहीं पड़ी, तो मैं इसका आईपी भी चेंज करता हूँ, जो हमने आईपी अभी चेंज किया उसका। ठीक है। इसके अलावा रिमोट रिपोजिटरीज भी देखी थी कि रिमोट रिपोजिटरीज क्या होती हैं कि ईपल एक
पैकेज है वो नेट से डाउनलोड किए करके वो इंस्टॉल करो तो उसकी रिपोजिटरी आ जाती है। इसके अलावा RPM फौज है, ये भी हमारे पास थर्ड पार्टी रिपोजिटरी है कि इसका पैकेज भी आप नेट से डाउनलोड करो। RPM फौज डैश रिलीज़, इसका नेट पैकेज भी नेट से डाउनलोड करो तो उसको इंस्टॉल करो तो उसकी भी ईपल की रिपोजिटरी आ जाएगी। तो ईपल रिपोजिटरी भी दिखा देता हूँ आपको, yum.repos.d। लास्ट टाइम हमने जब ईपल इंस्टॉल किया था, ईपल डैश रिलीज का पैकेज जब हमने इंस्टॉल किया था पैकेज इंस्टॉलेशन के लेक्चर के अंदर, तो वहाँ पर हमने ये हमारे पास जो रिपोजिटरी आ गई थी epal.repo की। तो इसको ओपन करके एक दफ़ा देख लेते हैं। तो ये मेरे पास सारी इसकी ईपल की रिपोजिटरीज पड़ी हुई हैं। तो हम देखते हैं कि डाउनलोड हो गया है, ये मेरे पास डाउनलोड हो गया है तो उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये मेरे पास गया रूट के अंदर, डाउनलोड्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। देखें हम लास्ट टाइम RPM का पैकेज भी डाउनलोड किया था, वो इसी तरह पड़ा हुआ है। तो इसको हम इंस्टॉल करते हैं RPM-UVH, यानी U का मतलब अपडेट करो, किस पैकेज को, कर्नल के पैकेज को अपडेट करो। तो ये मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ तो ये मेरे पास अपडेट करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब वो ये कहता है कि हमारे पास इसको अपडेट करने के चक्कर, जब अपडेट किया तो उसको कहता है इसकी रिपोजिटरीज ये कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कर्नल का वर्जन ये लेटेस्ट है जो इस पिछले कर्नल के साथ, यानी U-1 करके देखता तो मेरे पास जो कर्नल का वर्जन है वो 3.10.0-327 है। तो अब हम जो करना चाह रहे हैं वो -862 है। तो जब मैं 862 को करता हूँ तो वो कहता है कि जो इससे जो इसकी जो रिपोजिटरीज है, इसकी जो डिपेंडेंसीज हैं, उसके वर्जन पिछली इस डिपेंडेंसीज के साथ वो इश्यूज़ कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो उसका तरीकाकार ये है कि हम चलाएं yum इंस्टॉल yum अपडेट कर्नल। ठीक है, ये देखिए मैंने yum अपडेट कर्नल किया तो उसने सारी की सारी उसकी रिपोजिटरीज जो थी वो सारी उसने उसको बताया कि ये रिपोजिटरीज इसके साथ कन्फ्लिक्ट कर रही हैं, प्रोसेसिंग कॉन्फ्लिक्ट है। तो उसका मतलब ये है क्योंकि हमारे पास जो इसके लेटेस्ट अब कर्नल का जो वर्जन है उसके साथ उसकी लेटेस्ट रिपोजिटरी वो डिपेंडेंसीज नहीं है, जिसकी वजह से ये इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो उसकी डिपेंडेंसीज के लिए हमें प्रॉपर, मेरे पास स्टेम डिपेंडेंसीज के लिए तो मेरे पास तरीकाकार ये है कि मेरे पास जो रेड हैट की जो मशीन है, मेरे पास जो रेड हैट का वर्जन है वो मेरे पास जो रेड हैट की जो DVD है उसका जो वर्जन है वो 7.2 है। तो मुझे जो रेड हैट का जो DVD का जो वर्जन चाहिए वो 7.3 चाहिए या 7.4 चाहिए। उसका मैं बनाऊंगा 7.4 या 7.3 का जो वर्जन होगा 7.3 या 7.4 जो वर्जन हो उसकी मैं बनाऊंगा लोकल रिपोजिटरी, जिस तरह अभी मैंने आपको दिखाई थी ये vim etc yum.repository.local.repository यह बनाऊंगा। इस रिपोजिटरी के अंदर मैं जो पैकेजेस रखूंगा, यहाँ जिस तरह अभी मैंने पब के अंदर पैकेजेस रखे हुए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। var ftp pub, इस पब के अंदर ये जो मेरे पास सारी DVD पड़ी हुई है 7.2 की पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पर जो DVD रखूँगा वो 7.4 की रखूँगा। इसके अंदर कर्नल का वर्जन अपडेट होगा तो फिर मैं कमांड चलाऊँगा yum अपडेट कर्नल। तो मेरे पास जो अपडेट का कर्नल होगा वो ऑटोमेटिकली मेरी मशीन का कर्नल अपडेट हो जाएगा। तो मैं एक मिनट देख लेता हूँ, अगर मेरी मशीन के मेरी मशीन में कोई वर्जन पड़ा हुआ है इसका रेड हैट का तो वो हम कर लेंगे। नहीं, मेरे पास सिर्फ 7.2 ही पड़ा हुआ है, तो नहीं मेरे पास कोई लेटेस्ट वर्जन नहीं पड़ा हुआ, वरना अगर पड़ा होता तो मैं आपको दिखा देता। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं डाउनलोड कर लूँगा 7.3 या 7.4 जो भी होगा मेरे पास, मैं वो डाउनलोड कर लूँगा, या 7.5 जो भी मेरे पास लेटेस्ट इमेज होगा नेट के ऊपर पड़ा हुआ वो हम डाउनलोड कर लेंगे। उस डाउनलोड से फिर कर्नल का वर्जन अपडेट करेंगे और उसको देखेंगे grub 2 को, जो नया वर्जन आया है अपडेट, उसको grub 2 पे किस तरह डिफ़ॉल्ट पे कन्फिगर करना है। बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन के दौरान ही
वो अक्सर बाज़ दफ़ा तो इंस्टॉलेशन के दौरान ही खुद ऑटोमेटिकली उसको अपडेट कर देता है नए वर्जन के ऊपर। अगर नहीं करता है तो हम उसको किस तरह करना है वो भी हम देख लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे हम अपनी मशीन को, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे केवीएम क्या होता है, केवीएम के थ्रू हम अपनी मशीन्स किस तरह डिप्लॉय कर सकते हैं, किस तरह उसको क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, किस तरह उस मशीन्स का बैकअप ले सकते हैं और किस तरह उस मशीन्स को डिलीट कर सकते हैं। सारा काम हम केवीएम के थ्रू देखेंगे। जिस तरह आप विंडोज़ के अंदर डिफरेंट हाइपरवाइज़र होते हैं, VMware वर्क स्टेशन है, VMware प्ले स्टेशन है, इसके अलावा विचुअल बॉक्स है। लिनक्स के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो रेड हेड वालों का जो कर्नल है, जो हाइपरवाइज़र है, सॉरी कर्नल कह रहा हूँ, जो हाइपरवाइज़र है रेड हेड वालों का वो केवीएम है, कर्नल विजुअल मशीन मैनेजर। ये हम देखेंगे क्या होता है इसके अंदर, किस तरह उसको कॉन्फ़िगर किया जाता है, किस तरह इसके अंदर मशीन्स क्रिएट की जाती हैं, मॉडिफाई की जाती हैं, डिलीट की जाती हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे केवीएम के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।